ये सरकार नमस्कार। माहौल बनने वाला है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का। सेक्शन नंबर 9394 इज फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सेक्शन नंबर 95 इज फॉर ईसीओ, स्विगी जोमेटो के लिए। बेटा आइए सर, हम आरसीएम का माहौल बनाते हैं शानदार वाला। एंड सर माहौल अगर बन गया पढ़ाई का फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ, तो सर नेक्स्ट लेवल हमारा टॉपिक होने वाला है। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो जाए, आरसीएम का कोई ना कोई पॉइंट किसी न किसी क्वेश्चन में तो अपने को दिखने को मिल ही जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसके पॉइंट्स अच्छे मिलेंगे आपको। तो सर सबसे पहली बात, सेक्शन नंबर 93 और 93 के अंदर गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाई कर सकते हैं। वो नोटिफाई करके बताएंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज और गुड्स पर रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। और अगर उन गुड्स और सर्विस को नोटिफाई कर दिया तो रेसिपिएंट विल बी लायबल एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो सेक्शन नंबर 93 है वही सेक्शन नंबर 53 है अंडर आईजीएसटी एक्ट। आइए बच्चों, अब 93 में कौन कौन सी सर्विसेज लिस्ट करी गवर्नमेंट ने अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पहले लिस्ट ऑफ सर्विसेज पढ़ रहे, फिर लिस्ट ऑफ गुड्स देखेंगे हम। सबसे पहला जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, बड़ा अच्छा पॉइंट है सर, ध्यान रखिएगा। मेगा एग्जाम्स लिस्ट में भी इसका पॉइंट आता है, मैं दोनों को मर्ज करके बताता हूं। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने जो सर्विसेज दिए, एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी, दोनों में जो पर्सन फ्रेट पे करने के लिए लायबल है, द पर्सन हु इज लायबल टू पे द फ्रेट, भाड़ा, द पर्सन हु इज लायबल टू पे द फ्रेट और द पर्सन हु पेज द फ्रेट इज कॉल्ड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। तो जो सर जो पर्सन फ्रेट पे कर रहा है या फ्रेट पे करने के लिए लायबल है, वो इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन में से कोई एक है तो ही जीएसटी लगेगा, वरना जीएसटी क्या है, एग्जिम्प्ट है। तो साहब इन 7 के अलावा किसी और को सर्विस दी तो जीएसटी वैसे ही क्या है, एग्जिम्प्ट है। अब एग्जिम्प्ट है तो न तो टैक्स पे करना है, न फॉरवर्ड चार्ज, न रिवर्स चार्ज। पर अगर जो फ्रेट पे कर रहा है वो इन 7 लोगों में से कोई एक है तो जीएसटी लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। मतलब बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, और बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम एट द रेट ऑफ 5%। क्लियर, डन। पर हां सर ध्यान दीजिएगा, इन केसेस में जीटीए के पास ऑप्शन है कि जीटीए चाहे तो सर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला ऑप्शन ले, और वो ऐसे केस में सर अपने बिल पर टैक्स लगाएगा। एंड सर अगर उसने बिल पे टैक्स लगाया है तो साथ में डिक्लेरेशन देगा कि मैंने अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है। एंड सर रेसिपिएंट विल नॉट बी लायबल टू पे अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सो जीटी विल पे द टैक्स। हाँ है ना भाई, ये डिक्लेरेशन भी देगा, अपने टैक्स इनवॉइस पर बिल पे टैक्स चार्ज करेगा बेटा, अगर इसने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया तो। पर सर बाय डिफॉल्ट क्या है, रिवर्स चार्ज। ओके बच्चों, अब पॉइंट आता है क्या सर, ध्यान देना, ये फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ले या रिवर्स चार्ज का ऑप्शन ले, अगर रेसिपिएंट जो फ्रेट पे कर रहा है वो इन 7 लोगों में से एक है तो ही टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स ही एग्जम्प्ट है। भली फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो 7 लोग कौन कौन से, रजिस्टर्ड फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट, देन एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, बॉडी कॉर्पोरेट, सारी कंपनीज वगैरह आ गई बेटा इसके अंदर, देन पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट इंक्लूडिंग एओपी, देन सर एनी सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ये सारे लोग, ये 7 लोग अगर है जो फ्रेट पे कर रहे हैं तो जीएसटी लगेगा। और सर इन 7 के अलावा कोई और है, जैसे इंडिविजुअल हो गया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है सर, तो ऐसे केस में जीएसटी एग्जिम्प्ट है, नोबडी इज लायबल टू पे टैक्स। अब ये 7 लोग अगर है तो टैक्स लगेगा। अब टैक्स लगेगा तो हु विल बी लायबल टू पे टैक्स, डिपेंड्स। बाय डिफॉल्ट कौन लायबल है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है। सर अगर जीटी ने सर रजिस्ट्रेशन कराया जीएसटी में एंड फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया तो ऐसे केस में वो टैक्स पे करेगा और वो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म टैक्स पे करेगा। और हाँ, उसको भी 2 रेट ऑफ टैक्स का ऑप्शन दे रखा है। ये चार्ट मैंने आपको इस टेबल के एंड में दे रखा है बेटा, आपको एनालिटिकल चार्ट जीटीए वाला। ओके सर, अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन लेता है तो वो टैक्स पे करेगा। एंड सर ऐसे केस में टैक्स इनवॉइस इशू करेगा और कस्टमर से टैक्स लेगा, बिल पे डिक्लेरेशन लेगा। सर उसको भी बोल दिया है क्या, 2 रेट ऑफ टैक्स का ऑप्शन दिया। वैसे आपके सिलेबस में नहीं आता, पर नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको ये पॉइंट कि जीटीए चाहे तो 5% टैक्स पे करे, और अगर 5% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ना इनपुट का, ना इनपुट सर्विस का, ना कैपिटल गुड्स का। जो ट्रक वगैरह परचेज करा कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर उसने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो उसको इनपुट, कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस जैसे ट्रक वगैरह परचेज किया सबका क्रेडिट उसको मिलेगा। सर अगर 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो, और हाँ मई 26 या उसके बाद अगर आपके एग्जाम से, तो ये 12 की जगह हो गया है 18%। ओके डन। एंड सर रिवर्स चार्ज में अगर रेसिपिएंट लायबल है तो हमेशा रेट ऑफ टैक्स इज 5% और रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर जीटी ने फॉरवर्ड चार्ज नहीं लिया तो। ओके मालिक, चलिए सर ये था हमारा जीटी वाला पॉइंट, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सेकंड आता है एडवोकेट्स इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट। सर एडवोकेट हो, फर्म ऑफ एडवोकेट हो या सीनियर एडवोकेट हो, इनके केस में अगर रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है
आई रिपीट, रेसिपिएंट कौन है? बिजनेस एंटिटी है जिसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ही जीएसटी लगता है, वरना जीएसटी एग्जेम्प्ट है। और अगर वो रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है जिसका टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन था इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो टैक्स लगेगा, और वो भी RCM में लगेगा। और रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी है वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये प्रोविजन लगेगा कब? जब भले ही सर्विस सप्लायर एडवोकेट हो, फर्म ऑफ एडवोकेट हो या सीनियर एडवोकेट हो। और हाँ, सीनियर एडवोकेट ने अगर एडवोकेट को या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दी है, पर सर ऐसे केस में रेसिपिएंट हमेशा कौन माना जाता है? जिसका केस वो सीनियर एडवोकेट फाइट कर रहा है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन द कोर्ट, उसको रेसिपिएंट माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के आप एडवोकेट हो, अब आपने फाइल शिफ्ट कर दी किसी सीनियर एडवोकेट को, नाउ सीनियर एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट, पर सर वो केस किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलायंस का। तो रिलायंस को माना जाएगा कि रिलायंस इज द बिजनेस एंटिटी हुज केस ही इज रिप्रेजेंटिंग इन द कोर्ट, एंड रिलायंस को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? डन। सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने, जैसे लॉयर्स वगैरह का जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है साहब, ऐसे केस में भी बोल दिया क्या, अगर रेसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है जिसका प्रेसिडिंग ईयर का टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन है, तो ही जीएसटी लगेगा, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा। ध्यान देना, एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से जो सर्विसेज ली, वो किसी इंडिविजुअल ने ली है जो बिजनेस एंटिटी नहीं है, अपने पर्सनल झगड़ों के लिए है, तो सर ऐसे केस में जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट है, नोबडी इज लायबल टू पे टैक्स। ओके सर, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, ये पॉइंट कई सारे क्वेश्चन में आपने देखने को मिलेगा। सर कंपटीशन जीएसटी लायबिलिटी के क्वेश्चन में इसका पॉइंट आता है। तो सर ध्यान देना, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के केस में जो सर्विस सप्लायर है, जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्पॉन्सर इज सर्विस रेसिपिएंट जो पैसे दे रहा है, जैसे टाटा आईपीएल, तो आईपीएल इज सर्विस प्रोवाइडर एंड टाटा इज सर्विस रेसिपिएंट। हु इज द स्पॉन्सर? वो सर्विस रेसिपिएंट कहलाता है। वो अगर रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म तो रिवर्स चार्ज लगेगा, पर एक कंडीशन क्या है? सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। जो इवेंट करा रहा है वो खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वो खुद टैक्स पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में। ध्यान रखिएगा, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। और हाँ, पूरे रिवर्स चार्ज में ध्यान रखिएगा, जहां जहां पार्टनरशिप फर्म बोल रहा हूं वहां एलएलपी भी रेफर किया जाएगा। अब सर सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, आपको पता है हमने मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में गवर्नमेंट वाला पॉइंट पढ़ा था, वहां पढ़ा था हमने क्या? सर्विसेज बाय गवर्नमेंट केवल 4 सर्विसेज टैक्सेबल है। सर कौन कौन सी? फर्स्ट तीन सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो यहां लिखा हुआ है, ये तीनों सर्विसेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट and Ministry of Railways, Indian Railways, then transport of goods or passengers, and then service in relation to vessel or aircraft whether within the precincts of the port airport या outside the port airport, इन पर टैक्स लगता है, फॉरवर्ड चार्ज में लगता है और हमेशा गवर्नमेंट लायबल होता है। पर इनके अलावा एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लगता है, और ऐसे केस में रेसिपिएंट लायबल होगा बिजनेस एंटिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर एक सर्विस को छोड़ के रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट ने दी है बिजनेस एंटिटी को तो टैक्स लगता है, पर वहां पर रिवर्स चार्ज कब लगेगा? अगर रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सर ध्यान देना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में गवर्नमेंट ने अगर सर्विसेज दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने, किसको? बिजनेस एंटिटी को, तो टैक्स लगेगा। पर कब? सर टैक्स लगेगा अगर रेसिपिएंट इज बिजनेस एंटिटी, अदर देन बिजनेस एंटिटी टैक्स एग्जेम्प्ट है। अब बिजनेस एंटिटी है तो ऐसे केस में टैक्स तो लगेगा, पर बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करेगा। और अगर बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में सर रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी है वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे ने कोई भी सर्विस दी है, भले वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, सर हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगता है, वहां पे रिवर्स चार्ज नहीं लगता है, वहां रेलवे डिपार्टमेंट खुद टैक्स पे करेगा साहब। ओके मालिक, चलिए रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, घर किराए पे लिया है, ध्यान देना बेटा। सर मेगा एग्जामिनेशन में हमने पढ़ा है क्या? घर किराए पे दिया है किसी भी पर्सन ने, किसको? अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी फॉर द पर्पस ऑफ सर रेजिडेंशियल, मतलब घर किराए पे लिया है फॉर यूज एज रेजिडेंस टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, जीएसटी एग्जेम्प्ट है। पर अगर आपने घर किराए पे लिया और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो ऐसे केस में घर जिसका है वो कोई भी हो, भले जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो, वी डोंट केयर, सर टैक्स लगेगा। और ऐसे केस में जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट, वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर उसने अपनी बुक्स में वो एक्सपेंस क्लेम किया रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का, तो उसने अपनी पर्सनली उसके लिए घर किराए पे लिया है, जीएसटी इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट। क्लियर? उसने अपने बिजनेस में अगर एक्सपेंस क्लेम किया और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना है, भले सप्लायर और सर्विस जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो, वी डोंट केयर। पर जैसे आपने दुकान किराए पे ली है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, तो ऐसे केस में सर्विस प्रोवाइड करने वाला पर्सन, मतलब जो घर किराए, जो दुकान या लैंड
किराया पे दे रहा है, वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और रेसिपिएंट जिसने घर का किराया, जिसने उस दुकान का लैंड का किराया दिया है, गोडाउन का किराया दिया है, सर गोडाउन का गोडाउन किराया पे ले लिया उसने, कोई प्रॉपर्टी किराया पे ले लिया अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, वो पर्सन अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है अदर देन कंपोजिशन स्कीम, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। मतलब सप्लायर शुड बी अनरजिस्टर्ड, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में अगर सप्लायर खुद रजिस्टर्ड है तो वो खुद टैक्स पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। पर सर कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उसको टैक्स पे करना है अदर देन कंपोजिशन स्कीम वाला, क्योंकि रेसिपिएंट अगर कंपोजिशन स्कीम वाला है वो वैसे भी छोटा व्यापारी है, उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे रिवर्स चार्ज तभी लग रहा है जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। पर घर के केस में सप्लायर देखने का ही नहीं कौन है, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, उसने अपनी बुक्स में एक्सपेंस क्लेम किया, यस रिवर्स चार्ज लगेगा, बात खत्म। सर आइए सर, टीडीआर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या लॉन्ग टर्म लीज, 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए लीज पे लैंड दिया आपने, तो किसी भी पर्सन ने, भले वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, ये ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स सर, या लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स, सर अगर आपने ये लीज पे दिया है प्रॉपर्टी, या ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट किया है, लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड को दिया है, या एफएसआई ट्रांसफर किया, तो ऐसे केस में हमेशा जो प्रमोटर है वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। भले जिसने लैंड दिया है लॉन्ग टर्म लीज पे या एफएसआई वगैरह दिया है, वो भले जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रमोटर ही टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और एक बात और ध्यान रखना सर, सपोज 100 फ्लैट्स थे एक प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रमोटर बना रहा था, ओके सर, अब ये मेगा एग्जीबिशन का पॉइंट यहां मर्ज करके बता रहा हूं, पूरा कंसंट्रेशन याद रखना। आप चाहे तो ये टॉपिक जहां खत्म हो रहा है वहां मैंने एनालिसिस दे रखा है इसका। 100 फ्लैट्स थे, वो मान लो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ही था, ओके उसमें से 70 फ्लैट्स बुक हो गए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मतलब 70 फ्लैट पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। 30 फ्लैट्स बुक नहीं हुए मतलब 30 फ्लैट पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, जिन फ्लैट पे जीएसटी लग रहा है उसके प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ टीडीआर, एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज की वैल्यू पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। पर सर जो फ्लैट बुक नहीं हुए तो फ्लैट पे जीएसटी नहीं लग रहा, तो उसके इनवर्ट सप्लाई जो है, कौन सा, लॉन्ग टर्म लीज, एफएसआई या फ्लोर स्पेस इंडेक्स या ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, उसके इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स लगेगा। प्रमोटर विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और अगर अफोर्डेबल हाउसिंग है तो 1% इज द रेट ऑफ टैक्स, अदर देन अफोर्डेबल हाउसिंग है तो 5% इज द रेट ऑफ टैक्स। क्लियर? तो ध्यान रखिए, वापस बिल्डर के एंगल से बात करिएगा, यहां टैक्स तो लगता है, प्रमोटर टैक्स पे करता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, पर उन्हीं प्रोपोर्शनेट टीडीआर की वैल्यू पे टैक्स पे करेगा जितने प्रोपोर्शनेट फ्लैट बिके नहीं है, बुक नहीं हुए बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। तो इस एग्जांपल में केवल 30 फ्लैट्स की प्रोपोर्शनेट वैल्यू पे ही जीएसटी पे करना है, और वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग में 1%, नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग में 5%। पर ये बात कर रहा हूं केवल रेजिडेंशियल के केस में। और कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी मान लो 100 ऑफिसेज बन रहे हैं, अब उसमें से कितने ऑफिस बुक हुए नहीं हुए वी डोंट केयर, उसके तो हमेशा सारे ही जो टीडीआर की वैल्यू है, एफएसआई की वैल्यू है या लॉन्ग टर्म लीज की वैल्यू है, उसके पूरे पे ही जीएसटी लगता है, उस पर कोई एग्जम्पशन इस तरह का नहीं देगा। केवल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में टीडीआर की वैल्यू वगैरह पे जीएसटी एग्जम किया हुआ है। ओके मालिक, डन। पर हाँ अभी रिवर्स चार्ज बढ़ रहे हैं, टीडीआर पे अगर जीएसटी लगता है तो हमेशा प्रमोटर टैक्स पे करता है रिवर्स चार्ज में। ओके, साथ में मैंने मेगा एग्जम्पशन वाला पॉइंट भी कवर कर दिया लिंक करते हुए। आइए बच्चों, इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, अगर आपने अपनी कंपनी को सर्विसेज दी है, बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस दी है, तो सर इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर जो आपको फीस मिल रही है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, जिस पे 194 जे का टीडीएस कट रहा है, तो उस पे जीएसटी लगता है, और सर आपकी कंपनी टैक्स पे करेगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय अगर कोई पैसा मिलता है तो उस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, वो शेड्यूल 3 में कवर होता है। थर्ड पॉइंट, सर ये सर्कुलर सब दे रखे मैंने आगे नीचे, वो मैं यही बता रहा हूं आपको। सर अगर मान लो डायरेक्टर ने अपनी कंपनी को कोई कमर्शियल हॉल, दुकान रेंट पे दी है, तो सर दैट इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, तो वहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, मतलब वहां नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे सर, वहां पे डायरेक्टर वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे। तो सर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी अगर वो कोई सर्विस दे रहा है तो दैट इज नॉट डायरेक्टर की कैपेसिटी इन सर्विस, उस पर नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे। डायरेक्टर की कैपेसिटी में जो सर्विस लगती है, जो दे रहा है, उस फीस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। सर अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हो तो इंश्योरेंस कंपनी जो आपको कमीशन दे रही है उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, वो इंश्योरर टैक्स पे करेगा। अगर आप रिकवरी एजेंट हो, वसूली भाई, यहां ध्यान देना, बच्चे एग्जाम में गलती करके आते हैं, अगर आप रिकवरी एजेंट किसके हो, किसी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी के हो, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो रेस्पेक्टिव बैंकिंग कंपनी वगैरह टैक्स पे करेगी। पर अगर आप नॉर्मल किसी इंस्टीट्यूशन के, नॉर्मल किसी बिजनेस पर्सन के आप रिकवरी एजेंट हो, तो वहां रिवर्स चार्ज नहीं, वहां जो कमीशन मिलेगा उस पर फॉरवर्ड चार्ज ही बेटा, गलती मत करना एग्जाम में। अगर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी रेसिपिएंट है तो रिवर्स चार्ज में वो टैक्स पे करेंगे। फिर सर अगर आप बुक से कॉपीराइट करते हो,
ओरिजिनल लिटरेरी, तो उसके लिए पॉइंट यहाँ पे 9A में आ रहा है। पर अभी मैं बता रहा हूँ किसका, ओरिजिनल ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, उसका कॉपीराइट अगर आपने ट्रांसफर किया है, रॉयल्टी अगर आपको मिल रहा है, तो वहां पे हमेशा सिंस यू आर आर्टिस्ट, तो वहां पे सर आप अपने आर्ट पे ध्यान दीजिए, सर टैक्स पे कर देगा म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और द लाइक। ओके, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है सर। ऐसे केस में वो प्रोड्यूसर टैक्स पे करे। जैसे टी सीरीज को आपने कोई अपने म्यूजिक के राइट्स दिए, कॉपीराइट दिया, तो सर जो टी सीरीज है, प्रोड्यूसर है, वो टैक्स पे करेगा, म्यूजिक कंपनी टैक्स पे करेगा, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब ऑथर की बात करता हूं। जैसे मैंने कोई बुक लिखी, उस बुक पे सर सारी बुक्स मेरी कॉपीराइटेड है। अब अगर मैंने उसको कॉपी करने का राइट पब्लिशर को दिया, तो सर ऑथर लायबल नहीं है, मेरे को जो कॉपीराइट का रॉयल्टी मिल रहा है, उस रॉयल्टी पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पब्लिशर लायबल होगा। पर अगेन यहाँ पे ऑप्शन दिया ऑथर को कि वो चाहे तो अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए और फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने का ऑप्शन ले। और ऐसे केस में अगर उसको फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लेना है, तो वो अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा। सेकंड, वो अपने ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर को डिक्लेरेशन देगा कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करूंगा और अपने बिल पे टैक्स लगाऊंगा। और अगर उसने ये ऑप्शन लिया, तो अगले 1 साल तक ये ऑप्शन विड्रॉ नहीं कर पाएगा और अपने बिल पे वो डिक्लेरेशन देगा कि मैंने टैक्स चार्ज किया है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे नहीं करना। क्लियर सर? फिर आरबीआई ने ओवरसीइंग कमेटी बना रखी है। अगर आप उसके मेंबर हो, मेंबर ऑफ द ओवरसीइंग कमेटी ऑफ आरबीआई ने जो फीस चार्ज किया है आरबीआई से, तो ऐसे केस में वो सर्विसेज जो मेंबर्स ऑफ द ओवरसीइंग कमेटी ऑफ आरबीआई ने सर्विसेज दिए आरबीआई को, वहां पे आरबीआई लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मेंबर्स ऑफ द ओवरसीइंग कमेटी लायबल नहीं होंगे। फिर इंडिविजुअल डीएसए जो लोन के एजेंट वगैरह होते हैं सर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने सर्विसेज दी बैंकिंग कंपनीज या एनबीएफसी को, तो ऐसे केस में बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी लायबल होंगे उनके कमीशन पे। पर हाँ, वो डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी, तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज में वो खुद टैक्स पे करेंगे क्योंकि वो ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं। अब बिजनेस फैसिलिटेटर के केस में हमेशा बैंकिंग कंपनी लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट खुद लायबल होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने अपने अंडर एक एजेंट अपॉइंट कर दिया, तो एजेंट को जो फीस दे रहा है, कमीशन दे रहा है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, तो एजेंट की सर्विस पे बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट खुद टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये एजेंट की सर्विसेज है जो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को मिल रही है, उसमें बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट लायबल है रिवर्स चार्ज में। पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जो बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है, उसमें नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट खुद लायबल है टैक्स पे करने के लिए। अब सर ध्यान देना, बच्चे मिक्स करते हैं पॉइंट को, पॉइंट 14 और 15। सर यहां पे सिक्योरिटी सर्विसेज जैसे सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल एटसेट्रा, बॉडीगार्ड वगैरह होते हैं ना सर मॉल्स वगैरह हम देखते होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं, तो सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी सर्विस के केस में अगर सप्लायर ऑफ सर्विस अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, तो मतलब ऑर्गेनाइज में काम कर रहा है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर देगा। खुद अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, भले वो बॉडी कॉर्पोरेट हो ना हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर इसके 2 एक्सेप्शन है सर। फर्स्ट है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है, पर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन नंबर 51, और किसी पर्पस के लिए वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऑल्दो दे आर कॉल्ड रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, पर ऐसे केस में सर जो सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है वही टैक्स पे करेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, पर ये लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। और सेकंड है कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन, तो अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है पर वो छोटा व्यापारी है यार, तो वहां पर रिवर्स चार्ज नहीं लगाया और सिक्योरिटी सर्विस में खुद टैक्स पे करेगा जो सर्विस सप्लायर है वो। अच्छा, सर्विस सप्लायर खुद अगर बॉडी कॉर्पोरेट, तो देखना ही मत आगे रिवर्स चार्ज है कि नहीं है, डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही है। ओके, आइए अब बात आती है क्या, रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। तो ऐसे केस में सर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल है ये वाले। अब यहां पर अगर सर्विस सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट, ऊपर क्या था, रेसिपिएंट एनी रजिस्टर्ड पर्सन हो सकता है, भले वो सर बॉडी कॉर्पोरेट हो या ना हो, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, यहां पर रेसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। पर हाँ, यहां पे भी जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो तो हमेशा ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो। पर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे इंडिविजुअल है जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का काम करता है इस तरह का, पर उसने खुद ने अपने बिल पर सर टैक्स चार्ज किया है 12% की रेट से, मतलब उसने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन लिया और उसने अपने आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया और उसने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में वो खुद टैक्स पे करेगा। अच्छा ध्यान देना, मई 26 एंड ऑनवर्ड्स यहाँ रेट ऑफ टैक्स अगेन कितना हो गया है, 18% हो गया है बच्चों। पर हाँ, अभी तक लॉ में चेंज नहीं हुआ है सर, लॉ में अभी तक अमेंडमेंट यहां पे नहीं किया है रिवर्स चार्ज के नोटिफिकेशन में, तो आप तो आपके लिए एग्जाम्स के लिए इनफैक्ट 12% ही आप मान सकते हो। क्लियर? तो सर ध्यान रखिएगा,
रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में भी दो रेट ऑफ टैक्स होता है, एक तो 5% और एक 12, जिसको 18 कर दिया, पर अभी तक यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो मई 26 ऑनवर्ड भी आपके एग्जाम से तो भी आप 12% रेफर कर सकते हो, वो लॉ से डिफेक्ट हुआ है सर। ओके, तो कुल मिला के सर अगर रेंटिंग मोटर व्हीकल सर्विस सप्लायर ने जो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है उसने खुद ने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया, उसने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया, या गोइंग फॉरवर्ड 18% की रेट होगी तो 18% वाला ऑप्शन लिया, तो वो खुद टैक्स पे करेगा, अदरवाइज हमेशा रेसिपिएंट जो बॉडी कॉर्पोरेट वही टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर हाँ आरसीएम लगेगा कब? सप्लायर खुद बॉडी कॉर्पोरेट, आरसीएम नहीं, रेसिपिएंट खुद अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, आरसीएम नहीं, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। इसका मैंने एक सुंदर सा चार्ट भी यहाँ पे बना रखा है आपके लिए, ये रहा। ओके, रेंटिंग मोटर व्हीकल यहाँ पे सर रेट ऑफ टैक्स पेबल इज 12%, जो आगे जाके 18% हो जाएगी। ओके, तो सर अभी 12 और 18 कुछ भी मान लीजिएगा बेटा, आप दोनों ही सही रहेंगे आपके आंसर। यहाँ पे हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, देखना ही मत कि रेसिपिएंट कौन है सर और सप्लायर कौन है, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। टैक्स पेबल इज एट द रेट ऑफ 5%, तो ऐसे केस में सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर तो ही आगे बढ़ना, अगर सप्लायर खुद बॉडी कॉर्पोरेट तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट तो रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपिएंट लायबल होगा। अदरवाइज अगर रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो गया तो अगेन भाई क्या हो गया, फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा और सप्लायर लायबल होगा। क्लियर, ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा टू रिवाइज द कंटेंट अगेन। आइए सर एक और लास्ट क्या, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज के केस में अगर आपने सिक्योरिटीज लैंड करी है तो जो बोरोवर है वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो भी आईजीएसटी पे करता है बेटा। हाँ है ना भाई, डन। ये हमने पढ़ लिया क्या, लिस्ट ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे क्या लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां ध्यान देने वाली बात है मैंने आपको बताई बेटा। आइए सर हमने ये पॉइंट पढ़ लिए, ये पढ़ लिया, ये एनालिसिस हमने देख लिया सर, ये टीडीआर वाली बात मैंने कर ली, ये सर्कुलर मैंने कवर कर लिया आपका डायरेक्टर वाला, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में क्या फर्क है बेटा? अगर सर एक तो मैंने कार की कार किराए पे ली है और एक मैंने कोई बस जा रही थी उसमें केवल टिकट लिया है, तो केवल टिकट लिया है तो बस अपने प्री डिफाइंड रूट प्री डिफाइंड शेड्यूल्स के हिसाब से चलेगी बेटा, दैट इज अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। और अगर मैंने बस की बस हायर कर ली तो दैट इज अ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। तो इट डिपेंड्स कि वो आपने क्या किया है, आपने बस की बस किराए पे ली, उस पर कंट्रोलिंग आपका है कि नहीं है सर। तो अगर कंट्रोलिंग पूरा आपका है, आपके हिसाब से वो बस चलेगी, आपके हिसाब से वो व्हीकल चलेगा, प्री डिफाइंड रूट प्री डिफाइंड शेड्यूल से नहीं चलेगा, तो ऐसे केस में वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है। आपने केवल टिकट लिया है जो अपने प्री डिसाइडेड रूट प्री डिसाइडेड टाइमिंग के हिसाब से चलेगा, तो ऐसे केस में दैट इज अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज नहीं है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में रिवर्स चार्ज लगता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बेटा। हाँ है ना भाई, तो कई बार क्या होता है कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के लिए बस किराए पे ले लेती है, तो दैट इज अ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अगर कंपनी ने अपने पैसेंजर अपने एम्प्लॉइज के लिए केवल टिकट लिया है किसी बस वाले का, तो सर ऐसे केस में दैट इज अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, वहां पे फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, रिवर्स चार्ज की बात होती ही नहीं सर वहां पे। आइए बच्चों, अब सर आईजीएसटी एक में एक सर्विस एक्स्ट्रा है, कौन सी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाली बेटा। सर कोई भी सर्विस, अगर सर्विस सप्लायर कहां पर है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, और सर्विस रेसिपिएंट का है टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। कोई भी सर्विस हो एक्सेप्ट वन सर्विस, सर ओआईडीआर सर्विस, याद आया बेटा, ओआईडीआर सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। अगर सर्विस सप्लायर आउट ऑफ इंडिया है, रेसिपिएंट इंडिया में है, तो वहां पे रिवर्स चार्ज लगता है। पर अगर रेसिपिएंट खुद नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है, जैसे netflix.com की आपने सर्विसेज ली और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट मतलब आप इंडिया में सर्विस ले रहे हो, ऑनलाइन ओआईडीआर सर्विस ले रहे हो, पर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। और ओआईडीआर सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया है उसको इंडिया में आकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और टैक्स पे करना पड़ता है। पर अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है ओआईडीआर सर्विस के केस में, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। क्लियर, पर ओआईडीआर सर्विस को छोड़ के बाकी सारे केस में सर्विस सप्लायर अगर आउट ऑफ इंडिया है, रेसिपिएंट अगर टैक्सेबल टेरिटरी में, तो हमेशा रिवर्स चार्ज लगेगा। आइए बच्चों, अब गुड्स की लिस्ट हम पढ़ लेते हैं जहां पे रिवर्स चार्ज लगता है। कैश्यू नट्स, गुड्स की लिस्ट पढ़ लीजिए। कैश्यू नट्स वेदर शेल्ड और नॉट शेल्ड और पील्ड, देन बीड़ी रेपर लीव्स तेंदू, टोबैको लीव्स, रॉ कॉटन, सिल्क यार्न। सर यहाँ पे अच्छा सिल्क यार्न को छोड़ दो, ये चार केस में अगर सर्विस सप्लायर गुड्स का सप्लायर कौन है, एग्रीकल्चरलिस्ट है, और रेसिपिएंट कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। सेकंड थिंग, सिल्क यार्न के केस में एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वॉर्म कोकून्स फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो रिवर्स चार्ज लगेगा। आइए सर, ये एसेंशियल ऑयल्स अदर देन दोज ऑफ सिट्रस फ्रूट्स नेमली पेपरमिंट, मेंथा, पेपरेटा, अदर मिंट्स, स्पेरमिंट ऑयल, स्पेरमेंथा स्पिकेटा, watermint oil, then horse mint oil, bergamot oil and mentha arvensis,
इनके केस में अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। मेटल स्क्रैप के केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने मेटल स्क्रैप खरीदा और आप अगर रजिस्टर्ड हो तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। देन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स जो बैंकिंग कंपनी वगैरह सप्लाई करती है, यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन बेच रहा है और रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट ही टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक सेकंड, ओके सर, ध्यान देना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट में सप्लायर रजिस्टर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड तो रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देन गवर्नमेंट जब अपने ओल्ड व्हीकल्स, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड और यूज्ड गुड्स वेस्ट टू स्क्रैप बेचती है, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे, क्योंकि इंडियन रेलवे जो भी बेचेगा हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगता है, भले गुड्स और सर्विसेज हो। स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी अगर बेच रहा है, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड तो हमेशा रिवर्स चार्ज लगेगा, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज लगता है। अच्छा, लॉटरी टिकट के केस में स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी जब लॉटरी टिकट बेचती है किसको? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को या सेलिंग एजेंट को, तो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करता है। आइए बच्चों, ये तो हमारा गुड्स की लिस्ट जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, ये बार बार मैं गायब हो रहा हूं, रुकिए। ओके ओके ओके, आइए सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4 हम देखते हैं। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस को नोटिफाई कर सकता है, और वो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस सप्लाई करी किसने? अनरजिस्टर्ड पर्सन ने। किसको? नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को, जो प्रमोटर ही है एट प्रेजेंट, बिल्डर। तो ऐसे केस में वहां बिल्डर प्रमोटर लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, तो एट प्रेजेंट केवल बिल्डर ही नोटिफाइड है। मतलब कुल मिला के बिल्डर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, प्रमोटर जिसको बोलते हैं, उसने अगर ये नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज परचेज करी किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। अब सर वो गुड्स और सर्विस कौन कौन सी है? फर्स्ट, कोई भी कैपिटल गुड, कोई भी सीमेंट या कैपिटल गुड्स, मतलब कोई भी कैपिटल गुड्स अगर परचेज किया अनरजिस्टर्ड पर्सन से, सीमेंट 1 रुपए की भी परचेज करी किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगर अनरजिस्टर्ड से परचेज किया तो फिर सीमेंट और कैपिटल गुड्स के अलावा कोई भी अदर गुड्स और सर्विसेज। अच्छा, एक और चीज, एफएसआई, टीडीआर और लॉन्ग टर्म लीज 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स, उसको छोड़ देना क्योंकि उसके बारे में तो हमने बात कर ली कि वहां तो हमेशा ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। सर सीमेंट, कैपिटल गुड्स अगर अनरजिस्टर्ड ली तो रिवर्स चार्ज है। इसके अलावा सारे इनपुट सर्विसेज जब बिल्डर परचेज करता है, प्रमोटर परचेज करता है, तो वहां लिमिट दे दी गवर्नमेंट ने कि मिनिमम 80% ऑफ टोटल कॉस्ट, उस इनपुट का मिनिमम 80% यू शुड परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस। अब सपोज कोई पर्टिकुलर इनपुट उसने जो परचेज किया टोटल, वो 75% परचेज किया रजिस्टर्ड लोगों से, 25% परचेज किया अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो जो 5% का शॉर्टफॉल है उस पर्टिकुलर इनपुट का या इनपुट सर्विस का, वो 5% ऑफ दैट पर्टिकुलर इनपुट या इनपुट सर्विस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बिल्डर को टैक्स पे करना पड़ेगा। पर सर ध्यान देना, उस शॉर्टफॉल पे टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। पर सीमेंट और कैपिटल गुड्स के केस में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से 1 भी रुपए का परचेज किया है ये गुड्स, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। और लॉन्ग टर्म लीज, एफएसआई और टीडीआर के केस में भले ही सप्लाई रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, वो तो सेक्शन 9(3) में कवर होता है, हमेशा ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, प्रमोटर टैक्स पे करता है बेटा। क्लियर, डन। आइए सर मस्त सेक्शन पढ़ते हैं हम, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 55 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। ईसीओ, यहां पे गवर्नमेंट को पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है। आई रिपीट, यहां पे केवल सर्विसेज कवर है, यहां पे गुड्स कवर्ड नहीं है। तो अगर यहां पे आपने ये नोटिफाइड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी, तो यहां पे ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, और ईसीओ को टैक्स पे करना पड़ेगा एज इफ ही इज द सप्लायर, सिंस ईसीओ रेसिपिएंट नहीं है। ईसीओ एक प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट कर रहा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय सप्लायर टू द रेसिपिएंट। तो ऐसे केस में प्लेटफॉर्म है, वहां पर ईसीओ को मान लेगी वो सप्लायर, इसलिए इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं, रिवर्स चार्ज नहीं बोलते हैं। अब वो एट प्रेजेंट जो सर्विसेज नोटिफाइड है देखिएगा, फर्स्ट है क्या? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अदर देन ऑमनीबस। ऑमनीबस के लिए यहां पॉइंट दे रखा है, तो ऑमनीबस छोड़ दो, उसके अलावा जैसे ओला उबर वगैरह के थ्रू आप टैक्सी बुक करते हो बेटा, तो सर उसको बोलते हैं रेडियो टैक्सी। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, रैपिडो वगैरह, और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ऑमनीबस के केस में हमेशा 9(5) लगेगा अगर आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया है। अब ऑमनीबस की क्या कहानी है? ऑमनीबस अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक करी है, तो वहां पर अगर सर्विस सप्लायर खुद एक कंपनी है, भले वो प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कंपनी हो, कंपनी इज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट अगर है, तो वहां पे 9(5) नहीं लगेगा, वहां पे खुद बस वाला ही टैक्स पे करेगा। पर सर ध्यान देना, जो सर्विस सप्लायर है वो कंपनी के अलावा एनी अदर पर्सन, तो ऐसे केस में 9(5) लगेगा, और ईसीओ विल बी लायबल एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। और हाँ ध्यान रखिएगा, जहां 9(5) लगता है वहां टीसीएस नहीं लगता है, पर जहां 9(5) नहीं लगता वहां अगर कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है वो अगर ईसीओ के अकाउंट में आता है तो वहां टीसीएस जरूर लगता है। तो ऑमनीबस के केस में अगर सर्विस सप्लायर कंपनी है तो 9(5) नहीं लगेगा, और अगर क्लाइंट जो पेमेंट दे रहा है वो अगर
ईसीओ के अकाउंट में पहले आता है और ईसीओ बाद में सप्लायर का अकाउंट सेटलमेंट करता है। तो ऐसे केस में जब अमाउंट वो पे करेगा तब टीसीएस कलेक्ट जरूर करेगा बेटा। आइए थर्ड क्या है, अकोमोडेशन सर्विसेज, होटल अकोमोडेशन सर्विसेज, goivivo.com, macmatrip.com, आपने होटल अकोमोडेशन सर्विसेज सप्लाई करी थ्रू ईसीओ, तो ऐसे केस में 95 लगेगा। पर अगर वो होटल अकोमोडेशन सर्विस देने वाला खुद पर्सन जीएसटी में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो वो खुद टैक्स पे कर देगा, वह 95 नहीं लगेगा। सर अगर होटल वाला खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ओयो रूम्स, हाँ है ना, आजकल कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, एयरबीएनबी पे अपना फ्लैट वगैरह रजिस्टर कर रहे हैं सो दैट पैसेंजर्स आके वहां पे रुक पाए। तो सर ऐसे केस में अगर वो फ्लैट जो ओयो रूम्स पर या एयरबीएनबी पे लिस्ट कर रहे हैं वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो खुद टैक्स पे करेंगे और वहां पे ईसीओ जो है केवल टीसीएस कलेक्ट करेगा। एंड सर वो खुद अगर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ऐसे केस में वो जो फ्लैट लिस्ट करेंगे अपना तब वो लिख देंगे वी आर नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो ऐसे केस में 95 लगेगा और ईसीओ लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। नेक्स्ट है क्या सर, urbancompany.com, हाउसकीपिंग सर्विसेज सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग एटसेट्रा, जहां पे सर्विस सप्लायर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो 95 लगेगा, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो 95 नहीं लगेगा और वहां पे केवल टीसीएस लगेगा। देन स्विगी, जोमेटो, रेस्टोरेंट सर्विसेज अगर आप सप्लाई कर रहे हो थ्रू ईसीओ तो 95 हमेशा लगेगा, भले आप रजिस्टर्ड हो, लायबल फॉर रजिस्टर्ड हो नहीं हो, हमेशा क्या लगेगा 95, एक्सेप्ट अगर वो रेस्टोरेंट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में लोकेटेड है। स्पेसिफाइड प्रीमाइस का अमेंडमेंट तो ध्यान से सुनिएगा, स्पेसिफाइड प्रीमाइस को डिफाइन किया और सर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस फॉर अ फाइनेंशियल मींस ऐसा होटल, आप सपोज एक किसी 5 स्टार होटल के अंदर आपका रेस्टोरेंट है, वहां से आप कोई खाना सप्लाई कर रहे हो तो सर उनको एक्सेप्शन में डाल दिया और वहां बोल दिया क्या वहां तो रेस्टोरेंट खुद टैक्स पे कर देगा साहब, यहाँ 95 लगाने की जरूरत नहीं है। वो वहां पे क्लियरली डिफाइन करता हूं, अगर वो रेस्टोरेंट ऐसे किसी होटल प्रीमाइसेस में लोकेटेड है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक भी दिन एक रूम का रूम रेंट एक्सीडिंग ₹7500 था, मतलब 7501 या उससे अबव रूम रेंट था एक भी दिन एक भी रूम का, तो ऐसे केस में वो होटल प्रीमाइसेस स्पेसिफाइड प्रीमाइस की डेफिनेशन में आ जाएगा और ऐसे केस में वहां पे जो रेस्टोरेंट लोकेटेड है वहां से जब ये लोग सप्लाई करेंगे खाना तो वहां 95 नहीं लगेगा, हाँ वहां पे टीसीएस लग जाएगा अगर टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई होते तो। सेकंड सर, मान लो सर मेरे तो 7500 रुपी क्रॉस नहीं हुआ रूम रेंट, पर स्टिल आई वांट टू डिक्लेयर माय प्रीमाइसेस एज माय स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, तो यस फाइनेंशियल शुरू होने से पहले 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में मैं डिक्लेरेशन दे दूंगा कि मेरा प्रीमाइसेस स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की कैटेगरी में आएगा और ऐसे केस में 95 नहीं लगेगा और मैं खुद टैक्स पे करूंगा और यहाँ पे 95 नहीं लगाने का। एक्चुअली ऐसे केस में क्या होता है सर, दे ऑप्ट फॉर रेट ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ 18% और 18% टैक्स अगर पे करते हैं तो उनको सारा आईटीसी लेना होता है और यहाँ पे 95 अगर लग जाए तो उतना प्रोपोर्शनल आईटीसी उनको रिवर्स करना पड़ता है रेस्टोरेंट वालों को। पर सर गवर्नमेंट ने उनके लिए सिंप्लीफाई कर दिया कि दे आर ऑप्टिंग फॉर 18% रेट ऑफ टैक्स, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं 18% वाला 18% रेट ऑफ टैक्स के लिए वो ऑप्ट कर रहे हैं, इट मींस दे वांट टू पे टैक्स ऑन देयर ओन एंड सर वहां पे 95 नहीं लगेगा, पूरा टैक्स उनको पे करना, सारा आईटीसी भी उनको मिलता है बेटा। दिस इज द प्रैक्टिकल रियलिटी। और अगर आपने करंट ईयर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो प्रीवियस ईयर में तो आपका रूम रेंट कुछ था ही नहीं, तो विद इन 15 डेज ऑफ ऑब्टेनिंग एक्नॉलेजमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपने इंटीमेशन दे दिया डिपार्टमेंट को कि मेरा प्रीमाइसेस स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस कहलाएगा, तो करंट ईयर में जो भी आप सप्लाई करेंगे रेस्टोरेंट सर्विस उस होटल प्रीमाइसेस से सर उस रेस्टोरेंट सर्विस पे 95 नहीं लगेगा। क्लियर, डन। सर फिर रेडियो टैक्सी वगैरह क्या होती है वो डेफिनेशन दे रखी है। अच्छा, ओमनी बस का डेफिनेशन देखिए, जहां पे मोर देन 6 पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग ड्राइवर तो वो होता है ओमनी बस। अच्छा, मोर देन 6 पैसेंजर मतलब 7, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, ड्राइवर को मिला दे तो 8। ध्यान रखिएगा सर, मतलब मोर देन 6 एक्सक्लूडिंग ड्राइवर मतलब मोर देन 7 एक्सक्लूडिंग ड्राइवर हो गया बच्चों, मोर देन 7 इंक्लूडिंग ड्राइवर हो गया बेटा, मतलब 8 सीटर कैपेसिटी है तो वो क्या हो गया सर, ओमनी बस हो गया। और ओमनी बस अगर हो गया तो वहां सर्विस सप्लायर अगर कोई कंपनी है तो वहां पे खुद टैक्स पे करेगा कंपनी, अदरवाइज 95 लगेगा। ओके बच्चों। अच्छा, जिनकी भी एग्जाम्स मई 26 सितंबर 26 या ऑनवर्ड से, ध्यान रखिएगा वहां पे एक पॉइंट यहां पे और ऐड हो गया है अंडर 95 जो हुआ है लोकल डिलीवरी सर्विसेज। सर लोकल डिलीवरी सर्विस का एग्जांपल क्या था सर, आपने भी अपने सिटीज में देखा होगा वी फास्ट, अरे हाँ है ना भाई, इस तरह की कई सारी सर्विस हो गई कि आप वी फास्ट करके पार्सल एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। तो लोकल डिलीवरी सर्विसेज जो होती है उसको 95 में कवर कर दिया और 95 में कवर करके बोल दिया पोर्टर यूज किया होगा आपने, पोर्टर हो गया, वी फास्ट हो गया, यहाँ पे बोल दिया क्या, यहाँ पे 95 लगेगा अगर सर्विस सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो बेटा। क्लियर, ये मई 26 एंड ऑनवर्ड्स एक पॉइंट ऐड हुआ है जो मैंने आपको बता दिया बच्चों। आइए बच्चों, सर ये 95 के केस में बोल दिया क्या, ईसीओ अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है तो आप टैक्स पे करेंगे, आपका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में है वो टैक्स पे करेगा, पर ना आपका फिजिकल प्रेजेंस है ना आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में है
तो ऐसे केस में यू विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया हु विल पे टैक्स ऑन योर बिहाफ, मतलब पे तो आपको ही करना पड़ेगा सर। वो टैक्सी ड्राइवर जो ओला के थ्रू टैक्सी चला रहा है उससे हम टैक्स नहीं लेंगे साहब। क्लियर, डन। अब आइए, जब रेस्टोरेंट को 95 में कवर किया था तब उसके लिए एक सर्कुलर आया था, वो मैं तुम्हें समझाता हूं। सबसे पहली बात सर, रेस्टोरेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्विगी जोमेटो के थ्रू खाना सप्लाई कर रहे हो तो 95 लगेगा। सेकंड थिंग सर, क्या ईसीओ के लिए ये इनवर्ट सप्लाई है? आंसर इज नो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ईसीओ को ट्रीट किया जाएगा एज इफ दे आर द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज, इसको आउटवर्ड सप्लाई माना जाएगा, ईसीओ का इनवर्ट सप्लाई नहीं है ये। देन सर, क्या ईसीओ को प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? आंसर इज नो सर, नो डाउट। जैसे रेस्टोरेंट के केस में रेट ऑफ टैक्स इज 5% विदाउट एनी आईटीसी, पर सर ईसीओ आर नॉट द एक्चुअल रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर। ईसीओ के कोई इनपुट्स वगैरह काम नहीं आ रहे रेस्टोरेंट सर्विस देने में, इसलिए सर ईसीओ को कोई प्रोपोर्शनल आईटी से रिवर्स करने की जरूरत नहीं है सर। रेस्टोरेंट को आईटी से नहीं मिलता है, अग्रीड। पर हाँ, एट द सेम टाइम एक बात और बोल दी कि जब भी 95 में लायबिलिटी आती है तो ईसीओ को जब टैक्स पे करेगा तब वो टैक्स पे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ही यूज करेगा। ईसीओ कैनॉट यूज इट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट टू पे द लायबिलिटी अंडर सेक्शन नंबर 95। हाँ, ईसीओ की जो खुद की आउटवर्ड सप्लाई होती है, जैसे कमीशन की सर्विस हो गई, उसी खुद की आउटवर्ड सप्लाई हो गई जिसपे नॉर्मल रेट से वो खुद टैक्स पे करता है एज अ सप्लायर, तो उसके लिए वो सारा इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स जो यूज करता है उन सबका वो आईटीसी यूज करे। पर सर जो भी लायबिलिटी अंडर सेक्शन नंबर 95 वो पे करता है, दैट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली थ्रू कैश लेजर ओनली। इस लायबिलिटी को पे करने के लिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज नहीं कर सकते, पर एट द सेम टाइम उनको प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत भी नहीं होती है। अब लास्ट पॉइंट, जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, रेस्टोरेंट के साथ में आप कुछ अदर सप्लाईज भी दे रहे हो जो रेस्टोरेंट सर्विस के स्कोप में नहीं आता है, तो ऐसे केस में सर जो रेस्टोरेंट वाला पोर्शन है, जैसे आपने सिंगल ऑर्डर के अंदर रेस्टोरेंट वाला सर्विस भी ऑर्डर किया और कुछ अदर गुड्स भी जो ट्रेडिंग कर रहा है रेस्टोरेंट वो भी ऑर्डर किया, तो सर जो रेस्टोरेंट वाला पोर्शन है उसके लिए तो 95 लगेगा और ईसीओ लायबल होगा, और जो अदर देन रेस्टोरेंट वाली सप्लाईज है उसके लिए कोई 95 नहीं लगता। वहां पे जो रेस्टोरेंट है वो खुद बिल लिखेगा एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सच गुड्स, और वहां पे टीसीएस के प्रोविजन लगेंगे उस वाले पोर्शन पे जहां पे 95 नहीं लग रहा है, जो अदर ट्रेडेड गुड्स है उस पे बेटा। क्लियर, डन। आइए, एक और सर्कुलर था जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं लास्ट वाले पॉइंट में। यहां लिखा ईसीओ रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 इज मेकिंग टू सप्लाईज। एक तो खुद की आउटवर्ड सप्लाईज है जैसे कमीशन वाली सप्लाईज हो गई, खुद की ओन सप्लाईज ऑफ सर्विसेज हो गई जैसे कमीशन वगैरह हो गया, जैसे प्लेटफॉर्म फी वो चार्ज करता है वो, और एक सप्लाई हो गई जिसपे 95 लगता है वो। तो 95 वाली जो सप्लाईज होती है उस पर पूरा टैक्स उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही पे करना होता है, और जो खुद की सप्लाईज है जो प्लेटफॉर्म फी वगैरह वो चार्ज करता है या अदर कमीशन की सप्लाईज हो गई, उन सब पे नॉर्मल टैक्स लगेगा, और उसके लिए सारा आईटीसी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का वो यूज कर सकता है, और वो नेट टैक्स पे करेगा थ्रू कैश लेजर बेटा। हाँ है ना भाई? तो इस लायबिलिटी के लिए, खुद की लायबिलिटी के लिए वो आईटीसी यूज कर सकता है। 95 वाली लायबिलिटी के लिए कैश लेजर ही यूज करेगा, आईटीसी यूज नहीं कर सकता है। फर्दर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि सर 95 की सप्लाईज के लिए कैश लेजर के थ्रू टैक्स पे करना है, पर इट डजंट मीन कि वो 95 वाली सप्लाईज उसकी एग्जाम सप्लाई है, केवल ही इज मेड लायबल टू पे टैक्स एज इफ ही इज द सप्लायर। उसको कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। जो खुद की ओन सर्विसेज सप्लाई करने के लिए उसने इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेज किया है, उसके लिए जो भी आईटीसी उसने लिया है वो आईटीसी यूज करे अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए, और 95 की लायबिलिटी पे करने के लिए कैश लेजर यूज करे, पर प्रोपोर्शनल आईटीसी कोई रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ ये पूरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इंक्लूडिंग सर ईसीओ वाले प्रोविजन खत्म होते हैं। अब आई होप यू गोट द एंटायर कॉन्सेप्ट, हर एक पॉइंट आपको रिवाइज हुआ होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, इस चैप्टर के अंदर गलती क्या करते हैं बच्चे कि जैसे रेंटिंग मोटर व्हीकल के अंदर सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट। सिक्योरिटी सर्विस में सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड पर्सन, अदर देन कंपोजिशन स्कीम वाले, अदर देन वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो टीडीएस के लायबल है बेटा। सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में सप्लायर शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म। तो सर यहां बच्चे क्या करते हैं, इसको रीड तो कर लेते हैं पर बार बार रिवाइज नहीं करते हैं। बार बार रिवाइज नहीं करते तो क्या होता है, वो भूल जाते हैं कहां बॉडी कॉर्पोरेट था, कहां पार्टनरशिप फर्म था। तो बच्चों ये कंफ्यूजन होता है, एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, तो ये कंफ्यूजन रहता भी है। सो लास्ट डे जब रिवाइज करें तब आप इनको शांति से पढ़े, और अगर आप ये पॉइंट भूल भी जाए तो रिवाइज करके अच्छे से जाए। उस टाइम ये नहीं सोचे कि मैं तो भूल गया, मेरे से एग्जाम में भी गलती हो जाएगी, नहीं। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट डे जब आप रिवीजन करने के लिए बैठ रहे हो तब आपको ये पॉइंट एकदम क्लिक नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, जब लास्ट डे रिवीजन करने बैठ रहे हो तब 2-3 बार ढंग से रिवाइज करना, एग्जाम में आपको क्लिक करेगा, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, एंड सर कॉन्फिडेंस के साथ पढ़े। सो सीए मींस कैन डू इट, आप कर सकते हो। आई मे फेल बट आई वुड नॉट गिव अप बिकॉज आई बिलीव
आई कैन, ये खुद से आप बोलते जाए, रोज बोले अपने आप को, ताकत आपको मिलेगी। वी ऑल आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस। और अगर माहौल बन गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि मजा आया कि नहीं आपको बच्चों। ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, एंड डू कमेंट, क्योंकि ये कमेंट्स ही मेरे को मोटिवेट करेंगे टू रिकॉर्ड सच मोर कंटेंट फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।